1978 में अदाकारा शबनम के घर डकैती होती है और उनके साथ गैंग रेप होता है। अदाकारा शबनम और उसके खावंद रोबन घोष, इनके घर में डेली बेसिस पे पार्टीज हुआ करती थी। उस दौर की ज्यादातर जो एक्ट्रेस थी ना, उनके घरों में काम हुआ करते थे। और ये जो वाकया हुआ है ना, इसकी बुनियाद भी वो की बना है। गुलबर्ग के उस घर में, शबनम के घर में ऐसे क्या मामलात बने? ये सब लोग वहां पर जाते हैं, होश में होते नहीं है। ये गिरफ्तार कैसे होते हैं मुलजिमान? वो किसी जगह पर मुजरा सुनने जाते थे, वहां पर किसी ने शबनम का जो था हार था फेंका। वो फेंका। वहां पर एक एसएचओ जो गुलबर्ग उस वक्त मौजूद था, वो उसने वहां पर पहचान था, लिया उसने हार। पहचान लिया। इस तरह होता नहीं है। गिरफ्तारी की वजह ये थी कि हुकूमती लेवल पे बहुत एक ताकतवर शख्सियत थी। उन्होंने बहुत कोशिश की इस मामले को किसी ना किसी तरीके से वाइंड अप करवाने की। अब उस दौरान जो चीजें सामने आ रही थी ना कि यार ये लोग वहां पर डेली बेसिस पर जाते थे पार्टीज में, वो उसी घर में इज्जत के लुटेरे किस तरह से बन गए, ये एक बड़ा सवाल था। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में एक दिल दहला देने वाला वाकया मैं आपके सामने रखूंगा। आज से 47 साल पहले का ये केस है। 1978 जनरल ज़ियाउल हक का दौर, जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक नामवर अदाकारा शबनम के घर डकैती और उनके साथ गैंग रेप होता है। अब ये करने वाले कौन लोग थे? गिरफ्तार हुए मुजरिमान का क्या बना? क्या इस केस में शबनम को इंसाफ मिला? और इस वाकये ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को क्या नुकसान पहुंचाया? ये तमाम हक़ाइक़ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में सीनियर सहाफ़ी आमिर मिर्ज़ा से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिर्ज़ा साहब, आज से 47 साल पहले 1978 में अदाकारा शबनम के घर डकैती होती है और उनके साथ गैंग रेप होता है। अब वो जो करने वाले मुजरिमान थे, उनका क्या बना? क्या उनको सज़ाएं मिली? क्या इस केस में अदाकारा शबनम के साथ इंसाफ हुआ? उस टाइम के हक़ाइक़ क्या थे? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा बट साहब, ये जो जिस वाक़ये की आप बात कर रहे हैं ना, ये 1978 का वाक़या है। उस दौर में एक तो अपना इतना एडवांस दौर नहीं था, ठीक है? बहुत महदूद से वसाइल हुआ करते थे उस मार्शल लॉ दौर लगा में। हुआ था। मार्शल लॉ का नया दौर था, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार का इख्तिताम था ये, और जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ का आगाज़ था। उस दौर में ये वाक़या सरज़द होता है, और जब ये वाक़या सरज़द होता है तो उस वक़्त स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो भी बनी होती हैं। जब शबनम के साथ ये वाक़या पेश आता है ना, और नेक्स्ट डे अखबारात में जब वो शाया होता है, इस वाक़ये को कोड किया जाता है, तो एक मतलब कि जैसे कह लें, अब तो वो इस किस्म के बेशुमार वाक़यात तो आते हैं और उनका नोटिस नहीं लिया जाता, लेकिन इस किस्म के इक्का दुक्का वाक़यात उस दौर में पेश आ जाना बहुत बड़े वाक़यात हुआ करते और थे। ऐसा वाकया और नाकाबिले ऐसा यकीन वाक़या है। कि शबनम, अदाकारा शबनम, लाखों फैन्स उसके सेलिब्रिटी थी। और फिर ताज़ा-ताज़ा कुछ साल पहले एक बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो पार्टीशन हुई थी, वो एक वाक़या था। अब अदाकारा का ताल्लुक बांग्लादेश से था, ठीक है? उस वजह से भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उठाया गया था। अब वाक़या जो पेश आता है, उस वाक़ये के मुताबिक कह लें कि उस दौर के इसमें जो मुल्ज़म शामिल थे ना, जिन्होंने ये वाक़या किया था, उस दौर के वो एलीट क्लास से उनका ताल्लुक था। कारोबारी लोग थे, कुछ सियासी लोग भी थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, जो इस वाक़ये में सारे में मुलव्वस थे। अगर आपको मैं स्टार्ट से शुरू से इस वाक़ये के मुतल्लिक़ बयान करूँ ना, कि अदाकारा शबनम और उसके खावंद रोबन घोष, ये उस टाइम की, उस दौर की एलीट क्लास से इन लोगों का ताल्लुक था। फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक था। उसकी वजह से शहर क्या बल्कि पूरे मुल्क की जितनी भी एलीट क्लास के लोग थे ना, वो इनके हल्का अहबाब में शामिल थे। इनके साथ उठना-बैठना था, पार्टीज़ जो थीं वो हुआ करती थीं, और वीकली कह लें और मंथली कह लें कि बड़े-बड़े लोगों की जो दावतें होती थी ना, वो उनमें ये लोग शरीक हुआ करते थे। उस दौर में होता ये था कि एक तो ना इनके ना जो एक्ट्रेस होते थे ना फ़िल्म इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक होता था, इनको फ़िल्मों में काम करने के लिए पैसे बहुत मुख्तसर से मिला करते थे। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई बहुत भी टॉप की उस दौर की एक्ट्रेस थी ना, तो उसको 25 या 50,000 रुपए समझ लें कि
बड़े पैसे होते थे उस दौर में, और ये पैसे उनको यकमुश्त नहीं मिला करते थे। ये भी उनको किस्तों में मिलते थे, 5-5 हज़ार करके, 2-2 हज़ार करके, 4-4 हज़ार करके। अब जितनी देर फ़िल्म चलनी है ना उनकी, वो फ़िल्म चाहे 6 महीने में कंप्लीट हो, 8 महीने में हो, साल में हो, या 2 महीने में कंप्लीट कर लें। उस दौर में वो मतलब कि 2-4 महीने में भी फ़िल्म जो है कंप्लीट करके वो पासे मार दिया करते थे। लेकिन तो पैसे मिलते थे कोई 6 महीने, पैसे साल में? उन ना इस सारे अरसे के दौरान उन्हें टुकड़ों की शक्ल में पैसे मिलते थे, थोड़े-थोड़े करके। तो अब इन्होंने अपना जो स्टेटस था उसको भी मेंटेन रखते थे। अब फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ होने का मतलब है इनके लिए गाड़ी भी इनके पास होनी है, और इन्होंने जिन पार्टियों में जाना है, उन पार्टियों को इन्होंने किस तरह से रख-रखाव पूरा करना है, अपने घरों में पार्टियाँ रखनी है, उस स्टेटस को भी मेंटेन रखना है। तो ये लोग किया क्या करते थे, उस दौर की ज़्यादातर जो एक्ट्रेस थी ना, वो उनके घरों में 2 नंबर काम हुआ करते थे। जैसे मोस्टली कि? आपको मैं बताऊँ। मोस्टली कह कह लें कि जो आजकल हम कहते हैं ना कि ब्रोथल हाउसेज़ हैं, तो उस दौर में तो इनका ये इस अपना कैटेगरी में शुमार हुआ करते थे, और इसी वजह से ये मशहूर भी हुआ करते थे। उस दौर के जो अमीर लोग हुआ करते थे, जो अय्याश तबा लोग होते थे, तमाशबीन जो होते थे, वो इनके घरों में जाया करते थे, इनके खर्चे उठाया करते थे, इनके स्टेटस को मेंटेन रखा करते थे, और मतलब कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की इनकी चीज़ें होती थी ना, इनके स्टेटस को बरकरार रखने के लिए, वो लोग इनके इन्वेस्टर हुआ करते थे, या कह लें कि इन पर खर्च किया करते थे वो पैसे। उस दौर में बड़े-बड़े जागीरदार, नौदौलतिये कह लें, या अपना कारोबारी शख्सियत जो थी, वो अच्छे खासे पैसे इन पर खर्च किया करते थे। आशिक थी इनकी। आशिक थे इनके, ज़ाहिर-सी बात है, अब ये सेलिब्रिटीज़ थीं और फ़िल्म इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक था, और स्क्रीन पे जो कोई आ जाता, तो उसका रेट जो था वो उसी हिसाब से हुआ करता था। बेशुमार मिसालें ऐसी हैं, बेशुमार नाम ऐसे हैं, अगर कभी डिस्कस करेंगे उन पे बैठ के, तो आपको बताऊँगा कि ये लोग उस दौर में क्या किया करते थे। इनके साथ जो इनके बीच में रहने वाले लोग थे ना, वो लोग बताते हैं कि इन लोगों के किरदार क्या हुआ करते थे। हम लोग तो यही समझते हैं ना कि ये एक सेलिब्रिटी है और अदाकार है, तो हम तो उसी मोहब्बत में, या कह लें उनके फ़ैन हो गए, या उनको पसंद करते हैं, तो हमारी सोच और होती थी। लेकिन जो इन लोगों के साथ जिन्होंने वक़्त गुज़ारा हुआ है, उस दौर के फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग कह लें, इनके जो मुलाज़िमीन हुआ करते थे वो कह लें, वो अगर इनकी स्टोरियाँ बताते हैं ना, तो इंतहाई खौफ़नाक और मतलब कि शर्मिंदा कर देने वाली स्टोरीज़ हैं इन लोगों की। अब अदाकारा शबनम का घर जो था ना, गुलबर्ग बी ब्लॉक काल्बन, वहाँ पर गुलबर्ग में घर था इनका, रोबन घोष का और इनका। इनके घर में डेली बेसिस पे पार्टीज़ हुआ करती थीं। उस पार्टीज़ में फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग भी, ख़वातीन एक्ट्रेस वो भी आया करती थी, एक्टर भी जाया करते थे, और उस दौर की जो ब्यूरोक्रेसी थी ना, उनकी बेगमात भी इन पार्टियों की ज़ीनत बना करती थी। वो एन्जॉय किया करते थे, और उस दौर में कह लें कि आप जो इन पार्टियों की ख़ास जो आइटम हुआ करती थी ना, जो आजकल तो डांस पार्टीज़ हैं ना हमारे, जो वहाँ पे तो नित नए किस्म के नशे, आइस हो गया, कोकीन हो गई, अपना वीड और हो गई। वीड हो गई, ये इस किस्म की चीज़ें तो आज की हैं। लेकिन उस दौर में क्या होता था कि अगर बहुत भी एलीट क्लास की कोई पार्टी होती ना, तो उसमें अंग्रेज़ी शराब जो है ना, विलायती शराब जिसको कहते हैं, वो ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ करती थी। चरस और अफ़ीम का नशा उस दौर में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इस घर में पार्टीज़ डेली बेसिस पे हुआ करती थी, और यहाँ पर जो सबसे मुनफ़रिद इस घर की बात थी ना पार्टीज़ की, यहाँ पर डेली बेसिस पर जुआ होता था। यहाँ पर जुआ खेला करते थे ये लोग, जितने भी अमीरज़ादे थे ना, और ये जो वाक़या हुआ है ना, इसकी बुनियाद भी वो जुआ ही बना है, और उस जुए में क्या कुछ होता था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इसके जो अपना मुल्ज़िम थे ना, शबनम डकैती केस के, शबनम गैंग रेप केस के, वो उस दौर के मुख्तलिफ़ इलाकों से उनका ताल्लुक था। स्टूडेंट्स हुआ करते थे ज़्यादातर उसमें, गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़े हुए थे, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे। यहाँ पर घरों को में किराए लेकर रहते थे, या कोई हॉस्टल्स थे। उनको पैसे की प्रॉब्लम कोई नहीं थी, पैसा पीछे से उनके पास बहुत था। और ये शबनम के घर आते-जाते रहते थे या उस दिन पहली बार आए थे? इनको ना नहीं, पहली बार नहीं आते थे, इनका आना-जाना वहाँ पर काफ़ी अरसे से था, और क्योंकि इनका ताल्लुक बताया ना कि एलीट क्लास से था, उस दौर की एलीट क्लास से, खाते-पीते घरों से थे, और पैसों की परवाह कोई नहीं होती थी इनको, और जब इनके पास पैसे खुले होते थे, तो जब इनको पता लगता था कि भई फलाँ एक्ट्रेस जो है उसके घर में ये सारा माहौल, ये पार्टी चलती है, तो ये पैसे खर्च करके या उन तक रसाई इनकी कोई मुश्किल नहीं हुआ करती थी। तो वहाँ पर जाना इन्होंने, डेली बेसिस पे पार्टी भी एन्जॉय करनी, वहाँ पर जुआ भी खेलना, और वहाँ पर ये जुआ हार के आया करते थे।
पैसे डेली बेसिस पे ये वहाँ पे हारा करते थे। अब जो वाक़या पेश आया ना, एक दिन होता ये है कि ये सब लोग वहाँ पर जाते हैं, होश में होते नहीं हैं, ठीक है? वहाँ पर आपको बताया कि रंग अल्कोहल थे। का इस्तेमाल ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो ये पिछले कई दिनों से जो था ना, पैसे डेली बेसिस पर हार रहे थे और उस दौर में बड़े-बड़े पैसे होते थे। अगर 20, 30, 50 हज़ार रुपया, एक देखें ना, एक्ट्रेस एक फ़िल्म का 25 हज़ार रुपया या 50 हज़ार रुपया ले रही है। वो फ़िल्म कंप्लीट होनी है 6 महीने में। इसका मतलब है कि उसको 6 महीने में वो 50 हज़ार रुपया उस दौर में कमा रही है। और 50 हज़ार रुपया या लाख रुपया आप 2 घंटे 4 घंटे में हार जो जाके, तो वो कितनी बड़ी अमाउंट होगी उसके लिए कि वो लाख 50 हज़ार रुपया आप 2-4 घंटे में जो है वो कमा रहे हो, और कहाँ 6 महीने में आप कमा रहे हैं। 50,000 लाख जितने भी जुए में हारते थे, इससे जिस घर में जुआ हो रहा होता था, उन्हें क्या फ़ायदा था? अदाकारा शबनम को क्या फ़ायदा था? मैं आपको बताता हूँ ना, ये एक ना जुए की ना बड़ी ही एक कह लें कि बैड इम्पैक्ट कह लें, या एक इसकी ना, जो जुआ करवाते हैं ना, वो उसको कहते हैं मालिक मकान। जिस घर में जुआ हो रहा हो, जो जुआ करवा रहा होता है, उसको मालिक मकान कहते हैं। उस दौर से लेके आज तक स्टिल ये जो मालिक मकान है ना, ये जुआ करवाते हैं मुफ्त बरी का। अब मुफ्त बरी क्या होती है? मुफ्त बरी ये होती है कि आपने अपने लोग उस जुए में बिठाए हुए हैं खिलाने के लिए, जो मास्टर हैं, गैम्बलिंग के मास्टर हैं, और उनको पता है कि हमने मुफ्त बरी किस तरह से करनी है। बड़े-बड़े मैंने अपने करियर में देखे हैं जो मुफ्तबर हैं ना, जो जुआ खेलते हैं। आप यकीन करें, आप उनको ताश के पत्ते दे दें ना, और उनको वो ताश के पत्ते लेके ना, देख के उन्होंने फेंटने हैं, या वो उन्होंने देखना है ताश को, देखने के बाद उन्होंने पकड़ा के ना आपको पकड़ा देना है कार्ड, उन्होंने कहना है कि अब आप कार्ड बाँट लें। आप 4 लोग 5 लोग बैठे हैं ना, आपने कार्ड बाँट दिए हैं, तो वो जो मुफ्तबर है ना, उसको एक-एक बंदे का पता होता है कि किसके पास कौन-कौन सा कार्ड मौजूद है। वो कैसे? वो उनकी एक्सपर्टीज़ है ना उनकी, ये एक बाकायदा अपना कह लें कि फ़ील्ड है कि वो उसमें उन्होंने महारत हासिल की होती है। निशानियाँ लगी होती हैं पत्तों पर? वो उनकी निशानियाँ कुछ इस किस्म की होती हैं, वो उनके अलावा कोई और बंदा पकड़ भी नहीं सकता उसको। मैं 2-3 वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगा अभी इसके हवाले से कि लोग करते क्या हैं। तो आजकल तो है ना, बड़ी अपना वो मशीनें-वशीनें आ गई हैं, तो वो उन मशीनों में भी कारीगरी ही करते हैं। हमारे लाहौर शहर में आज भी एक ऐसा बहुत बड़ा जुआ है जो चलता है। और वो साल हर साल से चल रहा है, वो जुआ कभी बंद नहीं हुआ। 1-2 मर्तबा उसमें रेड हुई है, कुछ दिनों के लिए वो बंद हुआ है, लेकिन वो फिर दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। अब आजकल वो किसी न किसी पोश इलाके में, कोठियों में जाकर, ये जो जुआरी होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं किसी जगह पे, गाड़ियों में बिठा के उनको साथ ले जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ जुआ खेलते हैं। और ये वो जुआ है जिसने, मैं आपको बताऊँ कि जिस जगह का ये जुआ होता है ना, उन्होंने जहाँ पर इनका अपना घर था ना, उस घर के आगे-पीछे कुछ सैकड़ों की तादाद में घर हैं जो उन्होंने परचेज़ कर लिए हुए हैं। जुए उन्होंने के पैसों से? जुए के पैसों से, वहाँ पे सारा काम मुफ्तबरी का ही है। ये सिर्फ लाहौर शहर से नहीं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बड़े-बड़े अमीर कारोबारी लोग वहाँ पर जुआ खेलने आते हैं। आप अंदरून शहर में चले जाएँ, अंदरून शहर में कम से कम मेरा ख़्याल है कोई बीसियों प्लाज़े ऐसे हैं जो के लोग वहाँ पर इस जुए खाने पे पैसे हारे हैं, पैसे वो नहीं दे सके, तो उन्होंने उन पैसों के एवज़ वो प्लाज़े जो हैं उनको लिख कर दे दिए हुए हैं। मतलब इस कदर इतना बड़ा जुआ है, और इस कदर खौफ़नाक ये लत है कि ये आपके पल्ले कुछ भी नहीं रहने देती। वो कहते हैं ना, जुआ किसी का ना हुआ। जुआ किसी का ना हुआ। देखें, जुए में तो एक काउंट करता है लक, कि हम 2 बंदे बैठे हुए जुआ खेल रहे हैं ना, कभी आपकी लक है तो कभी मेरी लक है, कभी आप जीत गए, कभी मैं जीत गया। लेकिन ये लोग जो काम करते हैं ना, ये लोग पहले किसी को जुआरी को बिठाते हैं, बिठा के उसको पहले जिताते हैं। फिर जिताने के बाद जब ये देखते हैं ना कि भई अब ये पूरा अपना जोबन पे काम पहुँच गया हुआ है, काम पूरा गरम है, पका हुआ है काम, तो ये फिर वो जो मुफ्तबर होता है ना, फिर वो अपना सही टैक्स जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करता है, और जो कुछ उसने जीता होता है उस समेत उसका असल माल, प्लस उसको उधार भी देते हैं कि भई उधार देना किसकी गारंटी है। वो किसी न किसी की गारंटी, किसी से फ़ोन पे बात करा देगा, या वहीं पर कोई बंदा बैठा होगा, कहेगा जी मेरी गारंटी ये दे देता, मैं आपको ये पैसे, मुझे 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, मतलब उसी दो, तो ये उस पर उधार पैसे भी चढ़ा देते हैं फिर वो। अच्छा, जुआरिये को वैसे भी ये लग रहा होता है कि अच्छा, ये वाली बाजी मैं हार गया हूँ, अगली खेलता हूँ, अगली में जीत जाऊँगा। जुआरिया देखें, जब हार रहा होता है ना,
तो वो उसके जो अंदर फीलिंग्स होती है ना वो बाहर को बैठा हुआ बंदा कोई जो है ना वो उसको समझ नहीं सकता या उसकी फीलिंग्स को पहुंच नहीं सकता। लेकिन जो मालिक मकान होता है ना, उसको साइको की पता होता है कि ज्वारिये की साइको क्या है। वो उस साइको के हिसाब से उसके साथ खेलता है और फिर वो देखता है कि अब ये कहीं नहीं भागेगा। इस पर 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ जितने मर्जी पैसे चाहें आप चढ़ा दें इस पे, ठीक है, वो उसको पैसे देता है और उसको ये भी पता है कि इससे पैसे मेरे कहीं जाने नहीं, मैं बड़े इजीली इससे पैसे निकलवा लूंगा अपना। कभी कोई होता है कोई शायद एक आध बंदा, कोई दो बंदे जो हैं वो कभी डिफॉल्ट कर जाएं और वो पैसे ना दें, लेकिन उसके नताइज भी कोई अच्छे नहीं निकलते। वो लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, या वो जिसने पैसे देने होते हैं वो उसको कोई अपना किसी को कह कवा के उसको फायर करवा के जख्मी करवा दिया, इस किस्म के भी वाकयात होते रहे हैं। एक मैं आपको छोटा सा वाकया बताऊं कि मेरा एक दोस्त था, वो मुझे बताता है, कहता है हम चले गए फैसलाबाद। फैसलाबाद में वहां पर यही उनका प्लान था कि बैठ के किसी जगह पर जुआ खेलना है, ताश पे उन्होंने जुआ खेलना था। तो वहां पर उन्होंने ड्रिंक श्रिंक भी की रात को सारी। तो वो कहते हैं कि मेरा दोस्त जो है ना कोई 60-70 लाख रुपया, उसके मुंह की बात है कि मैं जीत गया वहां से। एक उसके साथ एक और दोस्त गया हुआ था, उसने उसको बड़ा कहा कि यार बस बहुत हो गया, बहुत पैसे जीत लिए, इसको वाइंड अप करो और चलते हैं यहाँ से। वो दोस्त जो साथ था वो जुआ नहीं खेल रहा था, लेकिन वो उसके साथ था। अब वो क्योंकि नशे में थे, अपने होश में नहीं थे, उसने कहा कि मैं 60-70 लाख जीत गया हूं, तो शायद मैं 2-4 करोड़ रुपया यहाँ से आज जीत के जाऊंगा। अब वो जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने देखा ना कि यार अब ये पूरा काम गर्म हो गया, उन्होंने एक मुख्तबर को बीच में बिठाया जो चेहरे प्लांटेड बंदा। प्लांटेड बंदा, चेहरे वाली ताश बोलते हैं इसको, कि वो कार्ड मंगवाते हैं उनके सामने, खोलते हैं नया पैकेट, खोलते हैं बाहर से शॉप से किसी से मंगवा के, जिस शॉप से लेके आते हैं ना वहां पर उन लोगों ने वो कार्ड को लेके उन पर निशानियां लगा के उसको चेहरे वाली ताश बना के तो वहां पर दी होती है। और मेरे सामने आप भेजेंगे यार जाके कार्ड लेके आ, या मेरे ही किसी बंदे को भेज देंगे फलानी दुकान पे चला जा, वहां से वो कार्ड ले आएगा और वो दुकानदार भी उसको वही डब्बियां देगा जो वो कह के गए हुए हैं, वो बिल्कुल पैक होती हैं। अब मेरे सामने बैठ के खोलेंगे, मेरे सामने तो ये कि नहीं कार्ड खुले हैं। अब वो जो प्लांटेड बंदा मुफ्त भर है वो बैठ के जब खेलेगा उसको पता है कि कौन सा कार्ड उसने उसको चेहरे वाली ताश बनाया हुआ है, निशानियां उस पर लगाई हुई हैं। अब वो बैठते देखते 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 वो जो 60-70 लाख रुपया उसने जीता हुआ था ना, वो 60-70 लाख रुपया वो हार गया वहां पे। प्लस को 8-10 लाख रुपया जो अपना कैश लेके गया था वो भी हार गया। अब जब हार गया तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, उसने कहा जी पैसे। तो वो दोस्त बताता है मेरा कि जब मैं वहां से उठे हैं ना, हमने सुबह वाइंड अप किया है, तो जो पैसे हार दिए थे वो तो हार दिए थे, उसके अलावा कोई 45 लाख रुपया ऊपर कर्जा चढ़ा के आ गए थे। ओ तेरी। ठीक है, वापस आ गए, आके जब अगले दिन शाम को सो के उठे, होश आई और मतलब के रिकॉल किया कि हुआ क्या है, और जो दोस्त साथ गया हुआ था उसने कहा कि यार तुझे मैंने समझाया भी था, मुफ्त पर लोग हैं वो, उन्होंने ये काम करना ही करना था और ये काम हुआ है। वो खैर उन्होंने फ़ोन किया वहाँ पे, उनका तुसी साडे नाल चंगी नहीं कीती, तुहानू निबड़ लैने आ। तो वो उनके साथ उन्होंने झगड़ा वहाँ पे डाल दिया। उस झगड़े का फ़ायदा उनको ये हुआ कि जो उन्होंने 45 लाख रुपया देना था ना, वो उनका बच गया, वो नहीं दिया गया उनसे, बस वो उन्होंने नहीं लिया। ये रह गई। तो ये मुफ्तबरी का काम जुए में इस तरह से होता है। अच्छा, अगर हम वापस जाएं गुलबर्ग के उस घर में, शबनम के घर में, ऐसे क्या मामलात बने कि जुआ हो रहा है, लेकिन ये जुए से डकैती और गैंग रेप इस तक कैसे पहुंचे? ये जो वाकया मैंने आपको कोड किया ना फैसलाबाद अपने दोस्त वाला, ये मैंने कोड इसलिए किया कि मैं आपको ज़रा वो भी समझा सकूं कि शबनम के घर होता क्या था, वहाँ पर हुआ क्या था। ये वाकया मैंने इसलिए आपको कोड किया था। अब शबनम के घर में डेली बेसिस पे जुआ होता था, वहाँ पर ड्रिंक भी चलती थी, सब मतलब के मदहोश हुआ करते थे। उस मदहोशी के दौरान अब शबनम और रोबिन घोष जो थे ना, वो एक्सपर्ट भी थे और उनके पास लोग भी हुआ करते थे। वो करते क्या थे कि ये जितने भी ये लड़के थे ना मीरजादे, वहाँ पर जुआ खेलते थे तो उनके साथ मुफ्त बरी में इनका माल लेते थे। वो इसी तरीके से, कुछ यही तरीके जो मैंने भी आपको बयान किया है। अच्छा, ये ऑथेंटिक बात है, मतलब ये आपके जानने वालों ने ये क्लियर बात बताई है या इल्ज़ाम की हद तक है? नहीं, इल्ज़ाम की हद तक नहीं है, हुआ बिल्कुल वहाँ पर ऐसे ही है। ये लोग वहाँ पे जाते थे, डेली बेसिस पर वहाँ पर जुआ खेलते थे, वहाँ पर बड़ी रकम हारा करते थे। उस दौर में अगर आप 1 लाख रुपया भी लगा लें ना उस दौर में कि एक रात में ये वहाँ पर हार के आते थे, तो वो 1 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी उस दौर की। ठीक है? 1 लाख में कई एकड़ जगह आती थी उस दौर में।
तो ये वहाँ पर जब पैसे हारते थे ना, तो डेली बेसिस पर इन्होंने पैसे हारना शुरू कर दिए। इनको समझ नहीं आती थी कि हमारे साथ होता क्या है। जिस दिन ये वाक़या होता है ना शबनम डकैती वाला, उस दिन भी रात को वहाँ पर जुआ हो रहा होता है और ये जुए में बड़े पैसे हारते हैं और इनको समझ आ जाती है, ये उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि हमारे साथ डेली बेसिस पर मुफ्तबरी हो रही है, हमारे पैसे लूटे जा रहे हैं। इनको उस चीज़ का यकीन हो जाता है, ये नशे में होते हैं, ये वहाँ से शबनम के घर से चले जाते हैं। वहाँ से निकल के जब ये चले जाते हैं, उसके बाद फिर ये कोई घंटे 2 घंटे बाद प्लान करते हैं। प्लान करके दोबारा शबनम के घर जाते हैं। शबनम के घर जाकर उस शबनम का एक बेटा रोनी घोष गालिबन उसका नाम, उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसके खामंद को रस्सियों से बांध देते हैं रॉबिन घोष को, और घर में लूट-मार करते हैं और शबनम के साथ गैंग रेप करते हैं। ये वाक़या पेश आया था शबनम के साथ और कई घंटे तक ये वहाँ पर मौजूद रहे थे। इन्होंने शबनम को टॉर्चर भी बहुत किया था, तशद्दुद का भी बहुत निशाना बनाया था इन्होंने। खैर, दिन चढ़ने से पहले ये लोग वहाँ से अपनी कार्रवाई सारी डाल के ये बर्बरियत और कह लें कि एक खौफनाक अमल सरज़द करके ये वहाँ से सब फरार हो जाते हैं। रिएक्शन क्या आता है? रिएक्शन ये होता है कि शबनम दिन जब चढ़ता है ना, तो इत्तला भेजती है अदाकार नदीम को, अदाकार मोहम्मद अली जो उस दौर के बड़े सुपरस्टार थे, टॉप स्टार थे। शबनम की इनके साथ बड़ी फ़िल्मी जोड़ी हुआ करती थी इनके साथ, बहुत सी फ़िल्में इन्होंने इकट्ठे की हैं। तो इनका शबनम के साथ बहुत क्लोज़ रिलेशन था। उनको इत्तला करती है, पुलिस को इत्तला करती है, पुलिस मौके पर आ जाती है। उस दौर में बड़ा शोर मचता है। उस दौर के कोई आईजी थे, गालिबन हाजी अब्दुर्रहमान उनका नाम था, वो भी कहते हैं मौके पर जाते हैं, एक-एक चीज़ को बड़ा उस दौर के हिसाब से साइंटिफिकली देखते हैं, अपनी अक्ल समझ के हिसाब से हर तफ्तीशी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उस दौर के जो माहिर अफसरान होते हैं, उनको इस केस पे मामूर करते हैं। एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मुल्ज़िमान की तलाश की जाती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके सारे मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अच्छा, ये जो मुल्ज़िमान थे, क्या इन्होंने पहली बार इस तरह का काम किया था या माज़ी में भी कुछ ऐसा कर चुके थे? अच्छा, ये एक ना और भी कोई केस उस दौर में आ रहा था कि एक ज़मुर्द नामी एक्ट्रेस थी और बाज़ार हुस्न से उसका ताल्लुक था। उसके मुतल्लक भी ये कहा जाता है अभी तक कि उसके साथ भी एक ऐसा ही वाक़या सरज़द हुआ था और वो वाक़या भी इन्हीं लोगों के साथ जोड़ा जा रहा था क्योंकि वाक़यात, हालात, लूट-मार और गैंग रेप सब आपस में मुमासलत बड़ी थी इनकी। तो ये इसके साथ उनको जोड़ा जा रहा था। लेकिन ज़मुर्द की तरफ से कोई अपना केस रजिस्टर नहीं करवाया गया था। वो कहते हैं कि खामोश हो गई थी, उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी, इसलिए उस केस के मुतल्लिक कुछ ज़्यादा मार्केट में या अखबारात में वो केस आया नहीं। अब ये जब मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाते हैं, अच्छा उस दौर में ना अदाकार नदीम ने, मोहम्मद अली ने और जो दीगर फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग थे ना, उन्होंने अदाकारा शबनम का बहुत साथ दिया। अब ये उस कैटेगरी के एक्टर थे, इनके एलीट क्लास में ताल्लुक थे। ये गिरफ्तार कैसे होते हैं मुल्ज़िमान? ये अपना शबनम के ही बताए हुए रॉबिन घोष की निशानदेही पे वो बताते हैं। देखिए ना, अभी बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी किसी किताब में लिखा हुआ है या किसी सोशल मीडिया पे मौजूद है उस दौर का कि जी इनको बड़े अपना ड्रामेटिकल तरीके से ये ड्रामाई गिरफ्तार अंदाज़ हुए में हैं। गिरफ्तार हुए। ठीक है, कि वो किसी जगह पर मुजरा सुनने जाते थे, वहाँ पर किसी ने शबनम का जो था हार हार था फेंका, वो फेंका, वहाँ पर एक एसएचओ जो गुलबर्ग उस वक़्त मौजूद था, वो उसने वहाँ पर पहचान था, लिया उसने हार। पहचान लिया। यार ये तो ख़ैर अपना इत्तफ़ाक़िया तौर पे शायद कभी कोई एक आधा वाक़या ऐसा हो जाए, अदरवाइज़ इस तरह होता नहीं है। देखें, मैं अगर आपके पास यहाँ पर आपके पास प्रोग्राम के लिए डेली आता हूँ मैं यहाँ पर या हफ़्ते में मैं 2 दिन 4 दिन भी आपके पास आऊँ, तो उसके अलावा अगर मैं किसी और दिन रूटीन से हट के आऊँ और मैं यहाँ पर आकर कोई वारदात आपकी मौजूदगी में और 2, 4, 6 घंटे मैं आपके साथ गुज़ारूँ भी, बेशक मैं अपना मुँह छुपा लूँ, तो यार आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये आने वाला शख्स कौन है। इसकी जसामत मुझसे मिलती है, इसकी आवाज़ मुझसे मिलती है, इसकी आँखें वही हैं। ये सारी चीज़ें मतलब देखनी चाहिए लिखने वालों को भी और बोलने वालों को भी कि यार इस तरह से होता नहीं है जिस तरह से वो बयान करते हैं। अच्छा, उस दौर में जो पुलिस वाले थे या उस इलाके का जो एसएचओ था, वो भी जाता था उस पार्टीज़ में? देखें, उस एसएचओ की तो ना उस दौर में एसएचओज़ की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी कि उस घर के पास से भी गुज़र जाएँ वो। ठीक है, ड्यूटी देने के लिए वहाँ पर वो ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन अगर वो कहें कि इस पार्टी का हम कोई हिस्सा बन जाएँ, तो ये कतई भी नहीं मुमकिन नहीं होता था क्योंकि इन लोगों के ताल्लुकात जो थे वो बहुत अपर लेवल पे हुआ करते थे। ठीक है? अब ये लोग जब गिरफ्तार होते हैं ना, गिरफ्तार होने के बाद फिर सारी कहानी आहिस्ता-आहिस्ता खुलनी शुरू होती है। अब गिरफ्तारी की वजह ये थी कि जनरल ज़िया उल हक के मार्शल लॉ का दौर स्टार्ट था।
ठीक है, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, पॉलिटिशियंस नहीं थे जो कि इस मामले को दबा देते या कह लें कि इसको मुद्दईया को, शबनम को, उसके घर वालों को थ्रेट करते। लेकिन इस जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर में भी बड़ा प्रेशर था, बहुत थ्रेट किया गया इस ख़ानदान को। लेकिन केस चला, गिरफ्तारी हुई, स्पेशल कोर्ट्स थी, स्पेशल कोर्ट में केस चला। उस दौर के गालिबन जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए थे, उसमें मैं अगर आपको बताऊँ क फ़ारूक बंदयाल था जो अपना मेन कल्प्रिट था इसका। और वो फ़ारूक बंदयाल वो था कि उस दौर के जो चीफ सेक्रेटरी थे ना फ़तेह बंदयाल, वो उनका भांजा हुआ करता था। फ़तेह बंदयाल बहुत मतलब कि ताकतवर पर्सनैलिटी थी और बड़े ताल्लुकात वाले थे और बड़ा अमल दखल था उनका पॉलिटिक्स में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी। हुकूमती लेवल पे बहुत एक ताकतवर शख्सियत थी। उन्होंने बहुत कोशिश की इस मामले को किसी न किसी तरीके से वाइंड अप करवाने की कि सज़ाएँ ना हों उनको, सुलह हो जाए, शबनम को दबाया। और जो बाकी लोग थे उनमें कोई सरदार किच्ची, जमशेद अकबर शाही था, वसीम याकूब भट्ट, ताहिर भिंडर था, कोई जमील चट्ठा और आबिद तनवीर। ये सब लोग जो थे ना उस केस के मुलज़म थे। ये सारे एक-एक करके गिरफ्तार हो जाते हैं, पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। स्पेशल कोर्ट में इनका केस ट्रायल होता है। केस ट्रायल के दौरान शबनम को बहुत दबाया जाता है। लेकिन क्योंकि पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी वो शबनम के पीछे खड़ी हुई थी और उसका बहुत साथ दिया था उन्होंने। उनका जहाँ-जहाँ बस चलता था वो सड़कों पर निकलने को भी तैयार थे, बल्कि सड़कों पर निकले भी वो शबनम के लिए। फिर उनके जहाँ-जहाँ ताल्लुक थे किसी भी अपना कह लें उस दौर के कोई फ़ौजी अफ़सरों के साथ कोई ताल्लुक थे, पॉलिटिशियन से थे या जो भी बाअसर लोग थे, जो मैटर करते थे उस दौर में, वो उन सब के साथ उन्होंने राब्ता किया और इस केस को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चले। और फिर एक वक़्त ये भी आया कि स्पेशल कोर्ट से इनको सज़ाएँ भी हुईं, 5 लोगों को सज़ाए मौत हुई, एक को कोई 10 साल की सज़ा हुई थी और एक को कोई शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया था। अब उस दौरान जो चीज़ें सामने आ रही थी ना कि यार ये लोग वहाँ पर डेली बेसिस पर जाते थे पार्टीज़ में, ऐसा क्या हो गया कि ये लोग जो वहाँ पर उस पार्टी की ज़ीनत होते थे, उसको सजाते थे, वहाँ पर वक़्त गुज़ारते थे पैसा लुटाते या थे। पैसा लुटाते थे, अपनी अय्याशी करते थे, वो उसी घर में इज़्ज़त के लुटेरे किस तरह से बन गए? ये एक बड़ा सवाल था उसके लिए। अच्छा, हारा हुआ ज्वारी जो होता है ना, हारा हुआ ज्वारी, वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो मैम अगर को पैसे को जुए में हार गया ना और उसको पता है कि मैंने ये पैसे वापस लेने हैं, वो उसको कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, वो अपने घर जाएगा ना, घर से उसको जो चीज़ मिलेगी ना, वो उठा के ले आएगा। और उसके लिए अगर उसके घर वाले कोई फैमिली मेंबर, उसकी माँ, भाई, बहन-बाप उसको रोकेंगे ना, तो वो उनको भी नुकसान पहुँचाने से गुरेज़ नहीं करता। अच्छा, इस हवाले से ना आपके साथ मैं 2 वाक़यात शेयर करता हूँ। एक वो बड़े ही इम्पोर्टेंट वाक़यात हैं और ये इसके जुए की मुनासबत से ही हैं। हारे हुए जुआरी की मुनासबत से हैं। एक हमारे ना पाकिस्तान की बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत, बल्कि पाकिस्तान का कह लें कि असासा थी वो शख्सियत, पहलवानी के शोबे से उसका ताल्लुक था, ज़ाहरा पहलवान। ठीक है? ज़ाहरा पहलवान जो था वो उसको भी जुआ खेलने का शौक होता था, वो भी अपने दोस्तों-वोस्तों के साथ बैठ के ना जुआ खेलता था। अच्छा, ये रिपोर्टेड है? नहीं, रिपोर्टेड तो वाक़या नहीं है ये, लेकिन ये वाक़या जो मेरे कुछ ज़ाती दोस्त हैं, उनके साथ ही एक वाक़या पेश आया हुआ है, वो मैं कोट कर रहा हूँ आपके साथ। तो वो भी अपना दोस्तों में बैठ के ना, तो अपना ये जुआ-शुआ खेलना, ताश-वाश पे जुआ खेलना उन्होंने। तो जारे के मुतल्लिक़ आपको पता है कि वो एंड पे उसके नशे पर भी लग गया था, हेरोइन भी जो है वो पीता रहा, फिर वो ड्रिंक-श्रिंक भी किया करते थे ये। तो मोनी रोड लाहौर में एक इलाका है, वहाँ पर ना एक बड़ी मशहूर बिल्डिंग है, हैदर बिल्डिंग। तो वो जारे के अपना कोई अज़ीज़ ही थे उनके, तो ये सारे ना को हम उम्र लोग हुआ करते थे दोस्त। तो ये सब लोग इकट्ठे होके ना कभी किसी के घर बैठ के, कभी किसी के घर बैठ के ये कार्ड्स-वार्ड्स खेलना, कार्ड्स पे इन्होंने पैसे भी लगाने फिर। वो मतलब कह लें कि जुआ भी खेलते थे ये बैठ के। तो एक दिन ना वो अच्छा ये बिल्डिंग जो थी ना ये कोई 4-5 मंजिला बिल्डिंग है। तो ऊपर छत पे ना एक बरसाती टाइप कमरा बना हुआ था, काफ़ी बड़ा-सा कमरा था। वहाँ पर बैठ के ना ये अक्सर अपना इन्होंने वक़्त गुज़ारना दोस्तों ने, वहाँ पे ताश-वाश खेलनी, जुआ खेलना। तो वहाँ पर ना बैठे हुए जुआ खेल रहे थे, तो एक दिन ना रात का टाइम था और ज़ाहरा ना जुए में पैसे हार गया। उस दौर में कोई 30-40 हज़ार रुपया ज़ाहरा पहलवान पैसे हार गया। अच्छा, वो पैसे जब हारा ना, तो मैंने बताया ना कि हारे हुए जुआरी की कंडीशन बहुत ही, उसकी अंदर बंदा घुस के नहीं देख सकता कि उसकी क्या कैफ़ियत है। और फिर जब आप अपने होश में भी ना हो, तो फिर तो मतलब कि सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है। अच्छा, उनका ना आपस में झगड़ा हो गया।
अब जा रहे कि सुई अड़ गई कि मेरे जो पैसे मैं हारा हूँ वो मेरे पैसे वापस करो। अच्छा, जो जीता था वो भी इंतहाई लिचड़ किस्म का बंदा था। वो मतलब वो जा रहा अच्छा खासा कद-काठ उसका और विड पूरा, और वो मतलब कि जो जीता था ना बंदा पैसे जिसके साथ झगड़ा हो रहा था, वो जारे का कह लें कि चौथा हिस्सा भी नहीं था वो। तो उसे डर नहीं लगा? वो डर क्या लगा, अब नशे में मतलब एक जो बैठक जी यार दोस्त आपस में है तो एक दूसरे से फिर वो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा तो नहीं होगा कि भाई ये मेरे से तगड़ा है तो ये मेरे साथ इस तरह ज्यादती कर जाएगा। अब एक लेवल पे ही दोनों जुआ खेल रहे हैं ना बैठ के, बराबरी के लेवल पे। वो जो जीता था वो उससे पहले हारता भी था। अच्छा, वो इसी बात पे अड़ गया, उनका मैं पैसे हार के कभी तुम लोगों से वापस मांगे हैं तो मैं तेरे पैसे किस हिसाब से वापस करूं। अच्छा, ये बहस झगड़ा होते होते ना वो बरसाती जो थी वो निकल के बाहर छत पर आ गए। अब मैंने बताया ना 5 मंजिला बिल्डिंग थी वो। अब वो छत पे उनका झगड़ा हो रहा है और वो बजीद है कि मेरे पैसे वापस दे, नहीं तो मैं तेनू मारांगा, ये करांगा, वो करांगा। अच्छा यार, उसने क्या किया जारे ने, उस बंदे को उसने एक हाथ से ना उसको यूं पकड़ा, पकड़ के उसको यूं उठाया, उठा के ना नीचे सड़क की तरफ लटका दिया उसको उसने, ऐसे। अब वो बाकी जो हमारा दोस्त जिसका घर था, वो और दूसरे लोग वो सारे जारे के पैरों में, "ओ खुदा दा वास्ते ही तेरी मेहरबानी की करना पे, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੋ वो पैसे देवे नहीं तो मैं छड़ देंगा थल्ले सड़क पे।" ये जेन्युइन वाकया उसने सुनाया दोस्त ने मेरे, पप्पू भट्ट नाम था उसका, जो हमारा दोस्त था, फौत हो गया, अल्लाह पाक गरीक रहमत करे उसको। पैसे वापस मिले? मैं आपको बताता हूँ ना हुआ क्या, वो उसके पैर पड़ गए जा रहे कि कोई इनू इधर अंदर खिंच की करना पे, थल्ले डिग पेगा। उन्होंने कहा पैसे देगा तो छड़ांगा, नहीं तो मैं थल्ले छड़ दियांगा इनू। ये जेन्युइन वाकया उसने हमें सुनाया हुआ। लो जी, खैर वो जो हमारा दोस्त है ना पप्पू भट्ट, वो भी मतलब कि उस दौर के अच्छे खासे खाते पीते लोग थे। वालिद साहब उसके अच्छे, मतलब प्रॉपर्टीज काफ़ी थी, वहाँ से रेंट शेंट भी आते थे, काम शाम भी उनका ठीक था। वो उसने उसके जारे के पैर पकड़ के उसको कहा कि पहलवान तेरी मेहरबानी अंदर कर, तेरे पैसे मैं तेनू लैके देना, मैं देना पैसे तेनू। रोज इसके मिन तरला करने पे वो उसको इसने छोड़ा। उसने कहा जी पैसे मेरे, उनका मैं तेनू देना पैसे। वो नीचे गया अपने घर, जाके उसने को वालिद साहब की जेब से, वालदा की अलमारी से को पैसे निकाल नकूल के 30-40 हज़ार रुपया उस दौर में इकट्ठा करके ना, वो कहता है कि मैंने जारे को दिया और मैंने कहा यार फड़ो पैसे तो ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी, निकलो इत्थों, खबरदार जे अज तो बाद इत्थे तुसीं नाम ही लिया आंदा। मतलब कि उसने जान छुड़ाई। उनका जे मेरे प्यो दी तौबा, जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ बरसाती च कदी बिठा लवां अज तो बाद, तुसीं ते कतल पवा देवोगे साढ़े ते। तो ये वाकया एक बड़ा संगीन किस्म का वाकया था। ये दोस्त मेरा पप्पू भट्ट, उसने मुझे ये खुद सुनाया हुआ है जारे का वाकया। ये जारे के साथ बड़ी देर उन्होंने गुजारी, 3 भाई थे वो, 2 मेरे ख़्याल फ़ौत हो गए हैं और 1 रह गया है। उन्होंने जारे के मतलब के हम निवाला हम प्याला थे ये, तो उसने ये वाकया मुझे कोट किया हुआ है। इस वाक़ये के बाद झारा पहलवान जो है और पप्पू भट्ट आपस में दोस्ती रही या खत्म हो गई? नहीं, नहीं, दोस्ती तो रही उनकी, लेकिन वहाँ पर बैठक उन्होंने वहाँ पे बंद कर दी। वो तौबा जब कर बैठे ली। भी ना, कहंदे चला पहलवान, कहंदा माफ़ी दो पहलवान वड़ गया ऐसी दी तैसी खलो के। वो इस किस्म की गुफ्तगू फिर जो ना उनकी चलती रहती थी। अच्छा, इसी तरह एक वाकया और भी है अली, लाहौर का इलाका है शेराकोट। ये भी पुरानी बात है काफ़ी, को 20-25 साल पुरानी बात है ये। वहाँ पर ना उस दौर में क्रिकेट मैचों पर ना जुआ हुआ करता था। तो अब तो बहुत जदीद दौर आ गया ना, ये अपना मोबाइल पे आप अपना ऑनलाइन जुआ खेल सकते हैं। उस टाइम ये होता था कि अगर कोई बुक मेकर होता था ना जो ये मैचों पे जुआ करवाया करते थे, वो या तो 2, 4, 5, 10 लोगों को अपने घर बुला लेना, या किसी जगह पर वहाँ पर टीवी पे मैच चलना, वहाँ पर ही उन्होंने उनकी आपस में बैटिंग लिखवा लेनी, या बहुत होता तो टेलीफ़ोन कॉल करके अपना बैटिंग किया करते थे। एक शख्स था, वो उसको मैचों पे पैसे लगाने का शौक, मतलब जुआरिया था, पैसे लगाता था मैचों पे। उसके मोहल्ले में ही एक बुक मेकर हुआ करता था। वो रूटीन से उसके पास काम करता था। वो उसके पास ना पहले काफ़ी पैसे हारा हुआ होता था। अच्छा, एक दिन होता ये है कि वो जो बुक मेकर होता है ना, मैच जो थे ना उन दिनों में मतलब कि बहुत कम हुआ करते थे। ये नहीं कि अब तो आप जब अपना मोबाइल खोलें ना या ऐप देखें तो डेली कोई ना कोई 2-3 क्रिकेट मैच होते हैं आजकल, लेकिन उस दौर में कम हुआ करते थे। तो एक ना ऑस्ट्रेलिया का किसी टीम के साथ मैच था, तो वो उसने ना उसको जो जुआरिया था उसने बुक मेकर ने कहा कि यार आज रात को ना फलाँ 2 टीमों का मैच होना है, तो अगर मैच करना हो ना तो तुम मेरी तरफ आ जाना, वहाँ पे लाइव आएगा, मैंने डिकॉर्डर लगाया हुआ है, तो वहाँ पे बैठ के देख लेंगे, बैटिंग करनी हो तो कर लेना। उसने कहा जी ठीक है। वो रात को उसके पास चला जाता है, अब डिकॉर्डर पे मैच चल रहा है। तो मैच को दोनों मेरे ख्याल अपना टीमें जो थी वो एक ऑस्ट्रेलिया और गालिबन एक और थी, तो वो मैच रात के वक्त हुआ करते थे, टाइमिंग का फ़र्क होता था। वहाँ पर वो बैठ के बैटिंग करता है। अच्छा, अब उसने जो बुक मेकर ने क्या किया, वो मैच चल रहा है, 9-10 घंटे मैच वो चला है, और 9-10 घंटे बाद जो रिज़ल्ट निकला ना, तो वो जो जुआरिया था ना, वो कोई
4 या 5 लाख रुपया माइनस हो गया, यानी कि हार गया। अब उस मैच के दौरान होता क्या है, वो उससे पूछता है, बुक मेकर से, जुआरी जो था वो पूछता है कि यार तुझे कौन सी टीम पसंद है। अच्छा, जो टीम हारने वाली थी ना, वो कहता है मुझे तो ये पसंद है, मैं तो अपनी भी बैटिंग इसी पे लगाने लगूं। तो वो उस जुआरी के पीछे ही चल पड़ता है, वो कहता है फिर मेरे भी इतने पैसे लगा दो। वो टीम हार जाती है, दूसरी टीम जीत जाती है। वो खैर कुछ भी घर से कोई चीज़ बेच, मतलब कि खाता पीता था बंदा, कुछ पैसे वैसे थे, उसने उसको पैसे को 4-5 लाख रुपया कर करा के उसको दे दिया। अब ये काम हो गया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजरे तो उसी मोहल्ले का एक और शख्स था, वो उस जुआरिये का दोस्त था। उस शख्स को पता लगा कि बुक मेकर ने इसके साथ क्या मुफ्तबरी की है। वो उस जुआरिये को कहता है कि यार तुम्हें पता तुम्हारे साथ हुआ क्या है? उसने कहा क्या हुआ है? उसने कहा तुम 4-5 लाख रुपए हारे हो 3-4 दिन पहले मैच पे। उसने कहा तुझे किसने बताया? उसने कहा मुझे पता लगा। उसने कहा किसने? उनका मुझे पता लग गया, लेकिन तेरे साथ दो नंबरी हुई है। उसने कहा क्या दो नंबरी हुई है? उसने कहा जी उस बुक मेकर ने वो जो मैच तुम्हें दिखाया हुआ है वो लाइव मैच नहीं था। वो सारा मैच उसने रिकॉर्ड किया हुआ था और रिकॉर्ड करके वो मैच तुम्हारे सामने रखा है उसने, और उसपे उसने तुम्हें मोटिवेट किया है कि हारी हुई टीम पे तुम पैसे लगाओ। जब उसको पता लगता है, वो थोड़ी सी तहकीक करता है, तो वाकई वो काम ऐसे होता है। तो उसको बड़ा रंज होता है, बड़ा दुख होता है। वो उसको अब ये होता है कि मैं जो पहले पैसे हारा हूं इसके पास, ये भी इसने मेरे से मुफ्तबरी के ही पैसे लिए हैं सारे। और वो उसका नतीजा इस कदर खौफनाक निकला था कि रात के टाइम वो जो हारा हुआ जुआरी था ना, वो उसके घर में दीवार फलांग के दाखिल होता है। जिस कमरे में वो बुक मेकर अपने बीवी बच्चों के साथ सोया होता है, उस कमरे को बंद करके बाहर से उसकी कुंडी लगाता है। दरवाजे के नीचे से मिट्टी का तेल छिड़कता है उसके कमरे में और छिड़क के उसको आग लगा देता है। वो जुआरी अपने बीवी बच्चों समेत जिंदा जल के मर जाता है। ये इस कदर खौफनाक काम है कि पैसे भी गए, भई बीवी पैसे तो बच्चे वो गए, भी। ये देखें ना, मैं अब ये दोनों वाक़यात सुनाने का मकसद पता क्या है आपको? मकसद ये है कि हमने वापस आना है, अदाकारा शबनम के घर वापस आना है हमने। अदाकारा के शबनम के घर भी क्या होता था? वहाँ भी यही मुफ्तबरी हुआ करती थी। और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, कई काफ़ जब से वो जा रहे थे ना, स्टार्ट में शुरू में वो जीते भी होंगे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा ना कि नदौलती हैं, अमीरज़ादे हैं, पैसों की प्रॉब्लम कोई नहीं, इनको यहाँ पर रंगीनी भी दिखाओ महफ़िल की, एक्ट्रेस आ जानी, 2, 4, 5 लड़कियाँ और होनी वहाँ पर, और यहाँ पर जुआ खेलते हैं, जुए में लाख, 50,000, 2 लाख, जो भी उस दौर की हिसाब से होता था, वो उनसे मुफ्तबरी का वो माल भी लिया करते थे। अच्छा, लेकिन जो उन्होंने किया, जो मुल्ज़िमान ने किया, मुजरिमान ने किया, वो जस्टिफ़ाई नहीं है। जस्टिफाई, मैं इसको बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जस्टिफाई है। देखें, अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर आप किसी फ़ेल का हिस्सा बन रहे हैं, किसी पार्टी का या किसी जुर्म का, वो आप अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। ठीक है? आप अपनी तमा को जा रहे हैं, अपनी अय्याशी को या अपने दिल को तस्कीन देने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और आपको ये फ़ील भी होता है कि हाँ यार, हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जाके 10, 20, 30, 50,000 रुपया हमारा ज़ाया होता ही होता है, खर्च होता ही होता है, या हम वहाँ पे जुए में पैसे हारते ही हारते हैं। तो आप वहाँ पर परहेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ पर जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जुए की हार जो है, ये बंदे को किस हद तक ले जाती है। ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है कि इन्होंने जो एक्ट किया वो सही किया, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब जब ये इनको जुनून नहीं हो गए और ये अपनी अकल समझ छोड़ गए और इन्होंने फैसला कर लिया कि हमने इसका बदला लेना है, तो वो बदला उन्होंने किस कदर खौफनाक लिया। शबनम के घर घुस के लूट-मार की, गैंग रेप किया, उसके खामंद को, शबनम को तशद्दुद का निशाना बनाया उन्होंने। और फिर जब वो पकड़े जाते हैं, पकड़ने के बाद फिर सारी बात खुल के सामने आती है, सारी चीज़ें यहाँ हो जाती है, सब एग्री भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं इस चीज़ को, और फ़ौजी अदालतों से उनको सज़ा भी होती है। 5 लोगों को सज़ाए मौत हुई, मैंने आपको बताया, 1 बरी हो गया था, 1 को कोई 10 साल की सज़ा हुई थी इस मामले में। अब इन मुजरिमान को जो सज़ाए मौत सुना दी गई, इम्प्लीमेंट हुई थी उस टाइम पे? नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं आपको बताऊँ कि अदाकार शबनम के जो वकील थे ना, उस दौर के एसएम ज़फ़र साहब, वो शबनम के वकील थे। उन्होंने के अपना जो थी ना, अपना सज़ा दिलवाई थी इन लोगों को, जितने भी मुल्ज़िमान थे। बल्कि वो अपनी किताब में एक लिखते भी हैं कि ये जब केस ट्रायल हो रहा था ना और शबनम को जब बुलाया गया था इस केस में,
कोर्ट में, तो शबनम ने बड़े हौसले और हिम्मत के साथ गवाही दी थी और अपने साथ होने वाले सारे वाक़ये को बयान किया था। और फ़िल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग जो थे, जो इसके पीछे खड़े हुए थे, वो इसके साथ मौजूद थे। उनका बड़ा हौसला था इसके, उनकी बड़ी सपोर्ट थी उसको। ये उन्होंने अपनी किताब में कोट भी किया हुआ कहीं। उन्होंने इनको सज़ा दिलवाई। अच्छा, आपने कहा कि इनको इन सज़ा पर इम्प्लीमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। अब इम्प्लीमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि एसएम ज़फ़र साहब, जिन्होंने इन मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाई थी, अब इस सज़ा का जब हुक्म सुनाया गया ना, उसके चंद दिन बाद ही एसएम ज़फ़र साहब की तरफ से जनरल ज़ियाउल हक, जो उस टाइम मार्शल लॉ के रूए रवां थे और पाकिस्तान के मालिक थे वो उस टाइम, उनको एक ख़त लिखते हैं एसएम ज़फ़र साहब। और उस ख़त में उसका मुख्तसर सा खुलासा ये था कि इस केस के हवाले से उन्होंने डिस्कस किया कि ये केस था, ये कुछ रूनुमा हुआ। ये वाक़या उन्होंने भी लिखा कि ये वाक़या जो था, ये जस्टिफ़िकेशन नहीं जो उनके साथ होता रहा, जस्टिफ़िकेशन बिल्कुल नहीं। नो डाउट कि उन्होंने एक खौफ़नाक अमल सरज़द किया है। लेकिन चूँकि मैंने ये केस लड़ा है, मैं एक पार्टी का वकील था, मैंने मुल्ज़िमों को सज़ाएँ दिलवाई हैं। इस केस के सरज़द होने में, इस वाक़ये के सरज़द होने में जो पीछे मुहर्रकात थे, वो भी खौफ़नाक थे। वो भी कोई अच्छे नहीं थे। कोई आम बंदा भी अगर ये हो ना, तो वो भी किसी किस्म का भी स्टेप लेने से, ख़तरनाक या सीरियस स्टेप लेने से गुरेज़ नहीं करेगा, वो कर गुज़रेगा। ये सारा कुछ उन्होंने उस लेटर में तहरीर किया। साथ उन्होंने ये भी लिखा कि पढ़े-लिखे नौजवान हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अच्छे ख़ानदानों से ताल्लुक़ है, ज़िंदगियाँ तो इनकी ख़त्म हो ही गई, सज़ाए मौत इनको हो गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़मीर जो है ना, वो मुतमिन नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि इनकी सज़ा में जो है ना, कुछ नरमी की जाए, कुछ कमी की जाए। और वो नरमी और कमी क्या थी कि उनकी सज़ाए मौत जो है, वो उम्र कैद में बदल दी जाए। ये उस ख़त का जो था, मुख्तसर सा खुलासा था। अच्छा, ये इन्होंने ख़त भी लिख दिया। उस दौर में प्रेशराइज़्ड भी बहुत किया गया शबनम को। बताया ना, मुल्ज़िमान बाअसर थे, एलीट क्लास से उनका ताल्लुक था। फिर चीफ सेक्रेटरी उस दौर के फ़तेह बंदयाल, वो उसके फ़ारूक बंदयाल के मामू थे, वो भी इन्फ्लुएंस था उनका बहुत ज़्यादा। और जो हमने अपने बड़ों से सुना है, या हमने जो पढ़ा है इस केस के हवाले से, कि कहते हैं कि हमारा एक हमसाया मुल्क है, उसकी तरफ से भी इस केस के लिए, इन मुल्ज़मान के लिए प्रेशर था पाकिस्तान पर कि यार इनको, इस मामले को जो है ना, को नरमी से मैनेज देखा कर लो। जाए, मैनेज किया जाए इस मामले को, वो भी प्रेशर एक था। तो खैर, अब वो सज़ा जो थी, सज़ाए मौत, वो उम्र कैद में बदल जाती है। फिर उम्र कैद के बाद अदाकारा शबनम जो है, उसको थ्रेट किया जाता है, उसको प्रेशराइज़ किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। और फिर जो हमने सुना है, जो पढ़ा है और जो देखते हैं हम सोशल मीडिया पे भी, जो इस केस के हवाले से मौजूद है, कि शबनम को उन्होंने मैनेज कर लिया था। मैनेज करके इनकी सुलह-शुलह करवा दी थी, और सुलह के बाद जो थे, ये एक करके सब लोग जेल से बाहर ज़मानतों पर आ गए थे सारे। और शबनम का क्या बना? शबनम जो थी ना, वो इस वाक़ये के बाद, जब ये सारा कुछ वाइंड अप हो गया ना, उसके बाद फिर वो वापस बांग्लादेश चली गई थी। फिर उसके बाद एक लंबे अरसे तक वो पाकिस्तान नहीं आई। फिर उसके बाद एक आध दफ़ा, 2 मरतबा मेरे ख़्याल उसका आना हुआ पाकिस्तान में, किसी कोई फ़ंक्शन के हवाले से, उसके लिए शबनम का, अदाकारा शबनम के लिए कोई फ़ंक्शन रखा था, तो उसके लिए वो शिरकत के लिए आई, और आके फिर वो दोबारा वापस वहीं पर बांग्लादेश चली गई थी। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने 47 साल पहले 1978 में होने वाले इस वाक़ये के हक़ाइक़ आपके सामने रखे। उस टाइम पे जो रिपोर्ट हुआ, हमने आपको बताया, और आमिर मिर्ज़ा साहब ने अपने आंखों देखे वाक़यात, आई विटनेस अकाउंट जो है वो आपके सामने रखे। अगर इस पर आपके ज़हन में कोई भी सवाल आता है, आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें।